A very good morning to all of you. Today is 28 June 2021. We start our Hindu discussion. तो हम 28 जून का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. इस वाले जो स्लाइड्स में मैं कोशिश करूँगा कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को दोनों को एक साथ पूरा कवर कर दूँ और आपको दिखाऊँ कि दोनों में कितनी सिमिलरिटी है. प्लीज़ वीडियो लंबी होती है, आई नो वेरी वेल कि वीडियो लंबी होती है, पर इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी पूरी इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि मैं आपको बस जिस्ट बताऊँ इसके अंदर ये आगे बढ़ जाऊँ. ऐसे में 20 मिनट में हिंदू ख़त्म कर सकता हूँ और 10 मिनट में इंडियन एक्सप्रेस ख़त्म कर सकता हूँ. पर कोशिश रहती है कि आपको अंडरस्टैंडेबल बनाओ कि आप खुद पढ़ पाएँ, कल के आपको वीडियो की ज़रूरत ना हो और ख़ुद पढ़ पाएँ कि कैसे चीज़ों को निकाला जाता है हिंदू में, कैसे उसका चीज़ बनाई जाती है. स्पेशल इस एग्ज़ाम में स्पेशल है. 7 लोग अपीयर करते हैं, 700 लोग सेलेक्ट होते हैं. तो आपके लिए उसके लिए आपको हाईली डेडिकेटेड आप होने चाहिए उस चीज़ के लिए कि आप पूरी वीडियो देखें. आधी वीडियो देखने से, 30 मिनट की वीडियो देखने से हिंदू कवर नहीं होता है कि 30 मिनट में आपने हिंदू कर लिया. कोशिश रहती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आई है उसको आपको डीप तक समझाया जाए. तो हम स्टार्ट करते हैं. फ्रंट पेपर पे न्यूज़ आती है, वो आती है रिलेटेड टू ड्रोन अटैक. ये कहाँ पे हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है और IFA इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन पे हुआ है. तो सस्पेक्ट है, पकड़े नहीं गए, पता नहीं कौन है, पर टेररिस्ट अटैक बोला बताया गया. तो UAPA की FIR रजिस्टर्ड हुई है अंडर UAPA. ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंदर हुई है. इसको मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ अपने हिंदू ही डिस्कशन में, आज रिपीट नहीं करेंगे. हमेशा न्यूज़ में रहता है रिलेटेड टू द कर्विंग द स्पीच ऑफ एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट. उसको कई बार UAP का यूज़ किया जाता है. मैंने आपको पढ़ाया भी है कि 2016 से 2019 तक बहुत केसेस इंक्रीज़ हुए हैं इसके अंदर, पर जो सज़ा है वो बहुत कम लोगों को मिली है, वो डिक्रीज़ हुई है. तो एक तरह से इसका गलत यूज़ भी करते हैं, सही यूज़ भी करते हैं. सही यूज़ ये है कि मतलब ऐसा अटैक होता है उनके ऊपर लगाया जाए तो बहुत बड़ी बात है. अब जो अपने ही देश के नागरिक हैं, एक हाई कोर्ट ने भी बोला था टेररिस्ट मतलब कि टेररिस्ट आर द क्रिमिनल बट ऑल क्रिमिनल आर नॉट टेररिस्ट. कि जो टेररिस्ट ने क्राइम है वो क्रिमिनल है, पर जितने भी क्राइम इंडिया में होता है वो सब टेररिस्ट क्राइम नहीं है. तो आपको UAPA सबके ऊपर नहीं लगाना चाहिए. तो ये वाला था. UAPA आज नहीं कवर करेंगे, कल या परसों फिर दोबारा से कवर करेंगे. आगे चलते हैं. नेक्स्ट पेपर जो न्यूज़ आती है वो आती है मिज़ोरम से रिलेटेड है. मिज़ोरम का जो है कि मिज़ोरम के स्टूडेंट हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं चीज़ों के लिए. ठीक है ना, किस चीज़ के लिए? कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए. प्रॉब्लम फेस क्या कर रहे हैं? कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं है. हडल होता है उन्हें कि रोड पे जाना होता है, क्लाइंट ट्री करना होता है कि कनेक्टिविटी मिल पाए ऑनलाइन क्लासेस के लिए. तो इन्होंने 3 मेजर प्रॉब्लम बताई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ. एक है कनेक्टिविटी प्रॉब्लम फर्स्ट. दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मोबाइल चार्ज नहीं हो पाते हैं, गैजेट हैं चार्ज नहीं हो पाते हैं. तीसरी जो प्रॉब्लम बता रहे हैं कैन नॉट अफोर्ड स्मार्टफोन. कि आप ठीक है भाई, लोगों की इनकम चली गई है. इवन जो लोग थे जो आते थे आपके मिडिल में आते थे, वो पेंडेमिक की वजह से वो पॉवर्टी में दोबारा से आ गए हैं. तो लोगों की इनकम ख़त्म होगी. अब 5-6 हज़ार रुपये का मोबाइल कहाँ से वो परचेज़ करें? तो ये 3 प्रॉब्लम इन्होंने मेंशन की है. आप मेंशन कर सकते हो ऐसे कि रिमोट एरिया में प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है. फिर मैं अपने बताऊंगा, अपने नोट्स से मैं बताऊंगा और क्या क्या प्रॉब्लम है, व्हाट आर द फेसेस क्या है, कि प्रॉब्लम्स क्या है. ठीक है, और फ़ायदे क्या है ऑनलाइन एजुकेशन के, और कितना पेनिट्रेशन है चीज़ों का इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए. हम आते हैं अपने नोट्स पर, हिंदू के नोट्स पर. जो पहला कि कोविड स्टार्ट हुआ, पेंडेमिक आया, पेंडेमिक से एक तरह से पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज हो गया. वो ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया. खुद देखो ना, ऑफलाइन से सीधा ऑनलाइन हो गया. ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन. और जो ऑफिस है वो ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम हो गया. तो एक तरह से सारी जो डिपेंडेंसी थी वो इंटरनेट पे आके कहीं ना कहीं खड़ी हो गई थी. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू 2017-18 का एक सर्वे आता है, नेशनल सैम्पल सर्वे. चलो अब 19-20 चल रहा है, इसमें थोड़े परसेंटेज बढ़ गए होंगे. ये क्या बोलता है, जो पेनिट्रेशन है इंटरनेट का इंडिया में, रूरल में 15% है और आपका अर्बन में 42% है. तो आप देखो नियर अबाउट 50% तो से हर जगह 50% से ज़्यादा है. रूरल में तो 58% लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, सॉरी अर्बन में. रूरल में तो मात्र 85 लोग
कोई परसेंटेज के पास क्या नहीं है, इंटरनेट नहीं है, 15% लोग ही चलाते हैं। तो एक तरह से ये भी सारी प्रॉब्लम है, जो पेनिट्रेशन है इंडिया में वो बहुत कम है। फिर डिजिटल एजुकेशन होता क्या है कि एजुकेशन के साथ साथ या लर्निंग के साथ आप कनेक्ट कर दो टेक्नोलॉजी को। तो डिजिटल एजुकेशन क्या होता है, इनोवेटिव यूज़ है, डिजिटल टूल है कि टेक्नोलॉजी यूजिंग जो टीचिंग होती है, लर्निंग होती है, इज़ ऑफ्टन रेफर टू टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग किया जाता है। इसे ई लर्निंग भी बोलते हैं कि आपको क्या कनेक्ट करना है, टेक्नोलॉजी को या किसी भी चीज़ को आप कनेक्ट कर दो उस चीज़ के साथ, तो उसे ई लर्निंग बोला जाता है। जो इंटरप्टेड जो क्लासरूम हुआ, देखा गया कि 10 बच्चों में से 9 बच्चा मतलब एक तरह से उसने फेस किया कि क्लासरूम लर्निंग उसे नहीं मिली। तो 10 बच्चों को लेके आओगे तो उसमें 9 बच्चों को ये प्रॉब्लम देखी गई वर्ल्ड वाइड में। उसके बाद आता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा काम किया इंडिया के अंदर जो एयर लर्निंग प्रोग्राम है इसको इन्हेंस किया जा सके, क्योंकि पेंडेमिक था, इसको इन्हेंस भी करना था, चीज़ों को बढ़ावा देना था। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेवरल इनिशिएटिव ली, जैसे ईपीजी पाठशाला, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो एचआरडी नहीं रही है उसको नाम चेंज हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इनका इनिशिएटिव था, इसमें ई कंटेंट डाले गए फॉर स्टडीज़ के लिए इसके अंदर। फिर स्वयं पोर्टल चलाया गया, ये प्रोवाइड किया इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। स्वयं पोर्टल आप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्लेटफॉर्म, या इंटरनेट पे जाके चेक करना। एक नीट प्रोग्राम चलाया गया, इसमें जो लर्निंग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लिंक कर दिया गया कि मोर इफिशिएंस हो चुके, पर्सनलाइज हो चुके, कस्टमाइज हो चुके, कर पाएँ एजुकेशन को। फिर जो NPTEL नेशनल प्रोजेक्ट ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग चलाया गया, नेशनल नॉलेज नेटवर्क डेवलप किए गए, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी बनाई गई, और भी अदर स्टेप लिए गए। एक आपकी प्रज्ञता एक स्कीम चलाई गई, मतलब कि गाइडलाइन आई प्रज्ञता, कैसे आपको प्रज्ञता पे बढ़ना है। डिजिटल एजुकेशन के लिए गाइडलाइन निकाली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ठीक है, क्या गाइडलाइन थी कि आपको गाइड करना है कि ओनली 30 मिनट ऑफ स्क्रीन टाइमिंग पर डे, कि आपको 30 मिनट का स्क्रीन टाइमिंग करना है पर डे। किस बच्चों के लिए, जो किंडर गार्डन है, नर्सरी वाले हैं और प्री स्कूल वाले हैं। और उसके पर डे आपको इंटरेक्शन भी करना है उनके पेरेंट्स से। पेरेंट्स से क्यों? क्योंकि बच्चे हैं, ये तो कुछ नहीं समझ पाएंगे, कि आप उनके पेरेंट्स से इंटरेक्ट करो, बताओ उनको आज ये पढ़ाओ, आज उनको ये पढ़ाओ, तो एक इंटरेक्ट करो। इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर बच्चा के माँ बाप थोड़े में पढ़े हुए हैं तो तभी तो पढ़ा सकते हैं, और वो ही नहीं पढ़े हुए तो वो कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है आपके माँ बाप नहीं पढ़े हो, बच्चा भी ना पढ़े, तो ये ज़रूरी नहीं। राइट टू एजुकेशन जो है आपका आर्टिकल 21A, वो आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है कि आपको चीज़ों को सब मिलनी चाहिए। स्क्रीन टाइम इसमें डिसाइड किया गया 1 से 8 तक के लिए 1.5 घंटा पर डे, 3 आवर्स के लिए 9 से 12 के लिए, उनके लिए ऐसे स्क्रीन टाइमिंग डिसाइडेड किए गए। मैंने ऊपर बताया था NPTEL, ये NPTEL में आ गया टेक्नोलॉजी। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन IITs हैं, IIS है बेंगलोर का, इनको 2003 में क्रिएट किया गया था ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। तो इसमें आप वेब में मतलब चीज़ें बुक्स देख सकते हो, वीडियो कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, साइंस के लिए और मैनेजमेंट के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी बड़े बच्चों के लिए था। फिर कुछ टेक्नोलॉजी एज ए सर्वाइवर, देखो इसमें क्या बताया गया है, ना होने से, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता, तो बच्चा जो एक्सेस कर पा रहा है वो भी नहीं कर पाता। तो कि ना होने से कुछ है तो अच्छा है। तो यही बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी है ऑनलाइन एजुकेशन से, एटलीस्ट कैसे ना कैसे करके बच्चों को मिल रही है ऑक्सीजन एजुकेशन मिल रही है। एक वाइड रेंज ऑन द कोर्स, आपको वाइड रेंज मिलती है कि आपको फिजिक्स पढ़ना है फिजिक्स पढ़ो, नहीं पढ़ना है आपको केमिस्ट्री पढ़ लो, आपका केमिस्ट्री के मन नहीं कुछ पढ़ लो। तो एक वाइड रेंज आपको मिलती है, जो मन चाहो वो पढ़ लो, आप इंटरमीडिएट स्किल आप सीख सकते हो। ठीक है ना, अब फिजिक्स की क्लास है, फिजिक्स की क्लास ही होगी, आज फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं, आज केमिस्ट्री पढ़ने का मन है, तो आपको एक वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज इसमें प्रोवाइडेड मिलती है। और मोर कोर्स इफेक्टिव है देन द कन्वेंशनल लर्निंग से। वो कैसे? आप स्कूल जाओगे, पहले दोगे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अगर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो, बाद में स्कूल की मेंटेनेंस कॉस्ट दोगे, यूनिफॉर्म परचेज करोगे, चीज़ों के लिए सामान खरीदोगे। तो ये सारी तरह से कन्वेंशनल लर्निंग के लिए आपको चीज़ें चाहिए होती है। पर जो ये ऑनलाइन क्लास होती है मोर कंफर्टेबल होती है कि आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में घर बैठ के किसी भी फॉर्म में आप पढ़ सकते हो, टीचिंग ले सकते हो। बस आपको एक इंटरनेट चाहिए और आपको एक गैजेट चाहिए जिसमें आप पढ़ पाओ। तो एक तरह से एक बार आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट 2 चीज़ के लिए कर दिया, फिर आप पूरी ज़िंदगी चाहे ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हो। गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड कराएगी तो वन हैंड पे आप ले सकते हो। ठीक है ना, आप खुद देखो ना, 1000 रुपये क्या होगी आपकी फ़ीस हो सके एक नॉर्मल एवरेज में मंथली। इसमें 149 का इंटरनेट लग रहा है मंथली, तो एक है ना कॉस्ट इफेक्टिव वे में। और इसमें भी तो फ़ी हो गई, और फ़ी के साथ साथ आपको और भी चीज़ जमा करनी होती है, तो कॉस्ट इफेक्टिव है। कंफर्टेबल लर्निंग इन्वायरमेंट मिलता है कि आप जैसे मन चाहो घर में लेट के बैठ के सो के आप पढ़ सकते हो। तो ये थे कुछ पॉजिटिव फेस ऑनलाइन लर्निंग के। अब हम देखते हैं कॉइन के अदर साइड। हमने गुड कॉइन के साइड देखी थी, अब बैड कॉइन साइड देखते हैं वो क्या है।
लैक ऑफ हेल्थ लर्निंग इन्वायरमेंट, कि आपको वो हेल्थ इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता जो स्कूल में मिलता है, ठीक है ना। जैसे आपका इंट्रैक्शन होता है कि बॉडिंग, मतलब कि ब्रॉडिंग होते हैं, आपके आइडिया बढ़ते हैं, फ्री फ्लोइंग ओपन डिस्कशंस होते हैं सबके बीच में, तो आपको वो सब चीज़ नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। आप क्या करते हो, कलेक्टिवली टास्क 3 बच्चों को इकट्ठा करा, टीचर ने कोई टास्क दे दिया, रिथिंक करते हो, दो साथ में बैठ कर थिंकिंग करते हो, कोई आपको चीज़ें प्रोग्राम दिया गया, तो इन सब चीज़ों का आभास देखा जा रहा है। सस्टेनेबल लर्निंग इज लॉस्ट व्हेन द एजुकेशन गोन ऑनलाइन। देखो सस्टेनेबल लर्निंग कहीं ना कहीं लॉस होती है, एक इमोशनल इंटरेक्शन बनता है टीचर के साथ, वो आपको देखता है, आई टू आई इंटरेक्शन बनता है, वो सब चीज़ का लॉस देखा गया है। उसके बाद लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेस, मैंने आपको बताया कि स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्टफोन है तो कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी है तो मतलब बहुत चीज़ों की प्रॉब्लम फेस बच्चे कर रहे हैं। उसके बाद मेंटल स्ट्रेस आ रहा है स्टूडेंट के पास कि क्या होगा, पढ़ाई नहीं हो रही है ढंग से, नहीं पढ़ पा रहे हैं, इन सब चीज़ों का है। फिर आते हैं कॉन्ट्रडिक्टरी है किस चीज़ के, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन क्या बोलता है, आपको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, ये फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है, कहीं ना कहीं डीपीएसपी में मेंशन है, डीपीएसपी में मेंशन है, कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी गई है आपको पढ़ाने के लिए, तीनों में है। 21A हो जाता है इसका, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका 51A है। तो ये सारी चीज़ें कि एक शिफ्ट कर दिया कि टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अफोर्डेबल टू ऑल, सब नहीं खरीद सकते इसे। शिफ्टिंग क्योंकि देखो अब कुछ बच्चे हैं गांव के, वो गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते थे, वहाँ पे उन्हें मिड डे मील भी मिलता था, फीस 1 या 2 रुपये या फिर बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो कम से कम पढ़ पाते थे, एटलीस्ट कुछ तो सीख रहे थे, उनके लिए तो बिल्कुल अनअफोर्डेबल है, ठीक है ना। शिफ्टिंग आपने ऑनलाइन एजुकेशन कर दिया कम्प्लीटली, तो राइट टू एजुकेशन जो आपका था कि सबको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी, फंडामेंटल राइट, तो कहीं वायलेशन हो रहा है, तो कैन नॉट एक्सेस कर पा रहे हैं बच्चे टेक्नोलॉजी की वजह से। मोर ओवर जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है ना, उसमें अबाउट द डिजिटलाइजेशन की बात की गई है एजुकेशन की, तो वो भी एक कॉन्ट्रडिक्शन देती है राइट टू एजुकेशन को। पहले आप उन प्राइमरी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड कराओ, उसके बाद तो आप एजुकेशन दे पाओगे, उस सब चीज़ को बात करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हेल्थ की, इतने घंटे आपका स्क्रीन टाइमिंग हो गया है, बच्चे एक तो गेम खेलते ही थे, अब ये एजुकेशन के नाम पे 3 घंटे मोबाइल फालतू चलाते हैं, तो ये आई के साथ प्रॉब्लम आने लगी, आई हेल्थ के साथ, मेंटल हेल्थ के साथ, जो आपका स्क्रीन टाइमिंग बढ़ दिया है, अदर भी इशू आ गए, बैठे रहो, पहले क्या होते खेलने चले जाते थे, पढ़ के आए खेल लिए, थोड़ी देर गेम खेल लिया, तो नेक में, बैक पेन में, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम है। तो पेंडेमिक की वजह से घर में वैसे ही कैद है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है, फ़ोन आपने अंदर जकड़ लिया है, तो एक पोस्चर इंसान का जो फिजिकल अपीयरेंस है या फिजिकल स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। फिर वे फॉरवर्ड में करते हैं, आपको प्रॉन्ग अप्रोच रखनी चाहिए, फ्लेक्सिबल चीज़ें रहनी चाहिए, टीचर स्कूल सब चीज़ के लिए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑनलाइन एजुकेशन को मोर इफेक्टिव बनाना है, ठीक है। एक शॉर्टर बट क्वालिटी डिस्कशन देके आपको लॉन्ग जो आवर्स है, आपने 10 घंटे चीज़ों को पढ़ाया, एक शॉर्ट आवर में उस चीज़ को इतना बता देते वो एकदम समझ में आ जाता, उस चीज़ को फोकस रखना है। फोकसिंग मोर ऑन द नॉलेज एस्पेक्ट, आपको नॉलेज एस्पेक्ट में फोकस करना है। क्या होता था, टीचर क्या करते हैं, टीचर सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं, स्कूल में पढ़ाते हो टीचर, पर आपको अब चेंज करना होगा स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। स्टूडेंट क्या चाहता है, स्कूल में क्या होता है, टीचर जो पढ़ा रहा है पढ़ना पड़ेगा, पर स्टूडेंट क्या चाहता है उस अप्रोच को रखना होगा। कंक्लूजन ये है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एक आपका बेसिक प्रिंसिपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। शिफ्टिंग जो आपने किया इतना चीज़ों को, उस चीज़ का जो सेक्शन है सोसाइटी का जो लेफ्ट हो गया, उसके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, और कोई ना कोई स्कीम और चलानी चाहिए। और भी बहुत चीज़ में डाइवर्सिटी ऐड कर सकते हैं, एनजीओ का रोल बढ़ा सकते हो, जो एनजीओ है वो गाँव में जा के जो रिमोट एरिया वहाँ पर पढ़ाएं। आपने देखा होगा कि वो गाड़ी लेके जाते थे, वो पीछे गाड़ी के स्क्रीन लगा के बच्चों को पढ़ाते थे। फिर आपको जो आपके कम्युनिटी आशा वर्कर हैं, ये जो गाँव में है, आप जो क्या कर सकते हो, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ग्राम पंचायत का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें आप ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा सकते हो कि बच्चों को डिस्टेंस मेंटेन करा के दूर दूर बैठा के आप प्रोजेक्टर बेसिस पे क्लासेस प्रोवाइड करा सकते हो। गवर्नमेंट को ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए कि सबके पास ईजी एजुकेशन होना चाहिए। तो ये सारा था हमारा इस चीज़ से रिलेटेड। हम आते हैं वापस अपने हिंदू के ऊपर, तो ये न्यूज़ इससे रिलेटेड थी। आगे चलते हैं, ये NHRC के प्रति आज रिपीट नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमने 2-3 बार कवर कर ली है। आगे न्यूज़ में है कि हमेशा आती रहती है, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल हमेशा आती रहती है, कमीशन हमेशा न्यूज़ में रहती है। तो ये आप देख लेना, किसी वीडियो में ज़रूर होगा, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, जो आपका नीचे सेक्शन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें मैं लिखता हूँ कौन कौन से पॉइंट मैंने आज पढ़ाए हैं। एटलीस्ट 5 तो मैं डेली पढ़ाते ही, उसमें किसी ना किसी मेंशन होगी, एक बार आप जाके देख लेना। 1.5 कर लिया करो वीडियो को, 1.2.5 कर लिया करो, बहुत मज़ा आता है देखने में। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है डिप ऑक्सीजन लेवल हाई ऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो ये कुछ
फिश डेथ हो गई है गुवाहाटी के कोई पॉन्ड में। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें चीज़ पढ़नी है डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या होता है, फिर बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, फिर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। प्री में कई बार क्वेश्चन देखा गया, एनवायरनमेंट का टर्म है। हम आते हैं अपने बेसिक नोट्स पर, बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाएंगे डिज़ोल्व ऑक्सीजन। डिज़ोल्व ऑक्सीजन है कि पानी में कितनी मात्रा है ऑक्सीजन की, उससे पानी की क्वालिटी पता लगती है। अगर ज़्यादा मात्रा होगी ऑक्सीजन की तो पानी की क्वालिटी प्योर है, मतलब थोड़ा अच्छा पानी है, पीने लायक पानी है। क्योंकि यार ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होगी, जो उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट है वो सर्वाइव कर पाएंगे। फिश हो गया, कुछ भी हो गया, वो सर्वाइव कर पाएंगे। और जो कंटेंट होता है, जो डेड और डिके ऑर्गेनिज्म मतलब होते हैं, मतलब जो डेड और डिके एनिमल होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनके छोटे छोटे माइक्रोब्स या बैक्टीरिया खाते हैं। अब उन्हें भी तो ऑक्सीजन चाहिए है ना, तो ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी है तो वो भी जल्दी से पानी को साफ कर पाएंगे, जो डिके मटेरियल है उसको खा जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए पानी की ऑक्सीजन डिमांड चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी है तो पानी की ऑक्सीजन अच्छी होगी। यही सब इसमें लिखा है। इसमें कुछ बात की है कि जो वेस्ट बंगाल में गंगा की चेक की गई थी कि गंगा इज़ हाईएस्ट पॉपुलेटेड, मतलब कि हाईएस्ट जो पॉल्यूटेड है वो उत्तर प्रदेश में है। वो कैसे बेसिस पे, डिमांड ऑक्सीजन की बेसिस पे, या फिर आपकी बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, उसके सारे बेसिस पे चेक किया गया। अब डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या हो गया, अच्छी डिज़ोल्व ऑक्सीजन होगी तो फ्रेश ऑक्सीजन अंदर पानी के अंदर है तो रिवर सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर प्रेजेंटेशन कम होगी तो यानी कि ऑक्सीजन जो है वो डिमांड घट गई है। ठीक है ना, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो वाटर गंदा हो गया, वही सारी की बात इसमें की जाती है। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, बायोकेमिकल में क्या काउंट होता है, इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट को काउंट किया जाता है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है पानी के अंदर वो क्या करता है, डिकम्पोज के लिए या अपने को सर्वाइव करने के लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन डिमांड घटती है। देखो, क्वालिटी ऑफ वाटर इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन। जब डिमांड बढ़ेगी तो यानी कब बढ़ती है डिमांड, जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होगी। पेंडेमिक में क्या हुआ, डिमांड बढ़ी ऑक्सीजन की पर हम सप्लाई नहीं कर पाए उतनी मात्रा में तो लोगों की डेथ हुई। तो वही सब चीज़ फिश के साथ कि क्या हुआ, बायोकेमिकल डिमांड बढ़ी ऑर्गेनिक वेस्ट की, हम सप्लाई नहीं कर पाए या कम ऑक्सीजन थी तो वो फिश मर गई या ऑर्गेनिक कंपोनेंट मर गए। तो ये होता है कि ये बढ़ेगी तो ये कम होगी ऑटोमेटिकली, ये बढ़ेगी तो ये कम होगी। तो यही सारी चीज़ें। अब बायोकेमिकल और ऑक्सीजन मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या अंतर है, COD में और BOD में क्या अंतर है। COD वो नहीं है दूसरा वाला, इस दोनों में क्या अंतर है। इसमें देखो, ऑर्गेनिक वेस्ट को हमने काउंट किया है पर हमने केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हमने ऑर्गेनिक प्लस हमने नॉन ऑर्गेनिक को दोनों को काउंट किया। ऑर्गेनिक प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब चीज़ को हमने काउंट किया, इनऑर्गेनिक को हमने इसमें काउंट किया है। तो बोला जाता है कि ये जो BOD है ये अच्छी फॉर्म नहीं रहती, मतलब पानी की पॉल्यूशन लेवल को काउंट करने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, इसमें ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक नहीं है। तो इनऑर्गेनिक इसमें आता है, तो इसको अच्छा बोला जाता है कि COD फॉर्म में हमें पानी को नापना चाहिए। अगर ये ज़्यादा हुआ तो यानी कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हुई, डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हुई तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मरेंगे ना चीज़ें। तो एक तरह से पानी पॉल्यूटेड है, आप भी नहीं पी सकते क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम है, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्या पता पानी मतलब ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो आपके बैक्टीरिया मर जाए, मरने के बाद वो ऐसा लिक्विड या फिर कोई ऐसा केमिकल छोड़ दे पानी के अंदर वो डेडली हो जाए, आप पिएंगे तो मर जाएंगे। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हम बैक आते हैं अपने हिंदू के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ आती है और रिलेटेड टू आती है FATF से रिलेटेड। देखो ये FATF है, पाकिस्तान को इन्होंने अगेन ग्रे लिस्ट में रख दिया है। इनकी मीटिंग होती है 1 साल में 3 बार मिलते हैं, ठीक है ना। और ये FATF क्लोजली है किस चीज़ के, UN सिक्योरिटी काउंसिल के साथ क्लोजली काम करता है, पर ये इंडिपेंडेंट है, उसके साथ नहीं है। तो इमरान खान को बोला गया कि आप टेररिस्ट फाइनेंसिंग को उस पर ध्यान दीजिए। जो आपके ग्रुप हैं ये लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद अल-कायदा तालिबान, आप इनको क्या करते हैं, पैसा प्रोवाइड करवाते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। जो हमारी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करिए, हम आपको इससे बाहर कर देंगे ना, हमें लगा गाइडलाइंस आपको फॉलो। प्रॉब्लम क्या होती है अगर इस लिस्ट में किसी को रख देते हैं, जो आपको वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए, वर्ल्ड बैंक से सपोर्ट चाहिए या IMF से लोन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और जो भी FDI इनफ्लो आपके यहाँ से विदेश से इन्वेस्ट होगा वो नहीं होता, क्योंकि आप वो देखते हैं कि आपके यहाँ टेररिज्म इतने, आप फाइनेंसिंग सरकारी सपोर्ट कर रही है टेररिस्ट को, तो शायद हम इनको पैसा देके गलती कर रहे हैं, ये फिर पैसा किसको दे देंगे, टेररिस्ट को दे देंगे। तो इस वजह से FDI वाले क्यों, बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों नहीं आती, सोचते हैं जब यहाँ के आतंकवादी को सरकार पैसा दे रही है वो शायद हमारी इकोनॉमी के लिए भी ख़राब हो सकता है। तो इन सब चीज़ से इफेक्ट पड़ता है कंट्री की ग्रोथ के ऊपर, इसलिए FTA की लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आना चाहता है। क्या ये एक समूह है जिस G7 जो कंट्री हैं
एक आपकी नॉर्थ अमेरिका की 2 हैं, यूएस से और कनाडा। आपकी एशिया से एक है जापान, और 4 जो है यूरोप से हैं, आपकी यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो ये 7 कंट्री ने मिलकर ये इनिशिएटिव बनाया था, इंटर गवर्नमेंटल है कि ये वाला, ये 1989 में बनाया गया था। जिस काम के लिए बनाया गया था इनिशियली वो था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, कि मनी की सप्लाई इधर उधर से जो होती है इलीगल, इसको चेक करने के लिए। पर आगे देखा गया कि फाइनेंशियल पैसा लोग टेररिस्टों को भी देने लगी कंट्रियाँ, तो 2001 में इसमें क्या ऐड कर दिया गया कि टेरर फाइनेंसिंग भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो मैंने आपके इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट इसके बता दिए हैं। 39 इसमें कंट्री है, इंडिया भी इसका मेंबर है, पर इंडिया इज़ नॉट ए फाउंडिंग मेंबर। तो आपको ये पता लग गया। ये हमारे किसी काम का नहीं है जो एडिटोरियल है कश्मीर के ऊपर, ये सब पॉलिटिकल है। देखो बीजेपी आ गया, फिर ये सारी चैलेंजेस क्या है, पॉलिटिकल या एडिटोरियल है, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। दूसरा जो एडिटोरियल आता है कि हाउ द मार्जिन फुल इक्वलिटी आउट ऑफ द रीच, कि जो भी चीज़ें हैं आपको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट को, हेल्थ इशू को, पर्सनल राइट्स को, इन सब चीज़ों को चेक किया गया। इतना मुझे काम का नहीं लगा कि मतलब कि लॉन्च द पैड ऑफ जुडिशरी, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसमें इतना मुझे काम का नहीं लगा। कैसे कास्ट बेसिस पे कैसे आर्टिकल 15 का वायलेशन किया जाता है, जो आप वायलेट करते हो ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स प्लस बर्थ के ऊपर। तो सारी चीज़ में यही चीज़ की गई है कि आपको कैसे चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। एलजीबीटी कुछ अलग बताया जाता है, उनको कुछ अलग किया जाता है, तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। ये एक बार पढ़ लेना एक बार, शायद मैं ऐसे भूल गया हूँ पढ़ना, इसलिए मैंने इसमें मार्क नहीं किया, पर मैं इसे बता दूंगा आपको। लीगल सैंक्शन है, अपोज किया जाता है चीज़ों को, मैं इसको सेपरेटली एक वीडियो में बता दूंगा आपको। चीज़ें ये रिपीट होती रहती हैं। वही है, इंटरसेक्सुअल जो आपके यहाँ माइनॉरिटीज़ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, हेल्थ इशू पीछे रखा जाता है, पर्सनल राइट नहीं है। अब इंटरसेक्सुअल कौन है? ये एलजीबीटी कम्युनिटी जो है, एलजीबीटी कम्युनिटी जो है, इनके राइट्स नहीं है, कहीं ना कहीं इनके राइट्स को डिनाई किया जाता है। पर हमारे क्या है, हम अपहोल्डिंग करते हैं इंटरनेशनल लॉ की, डिग्निटी ऑफ द इंडियन सिटीजन। ऐसा हमें करना चाहिए। सेक्स, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि थर्ड जेंडर को आपको मेंशन करना है चीज़ों के लिए। उसके बाद भी कहीं ना कहीं वायलेशन देखा जाता है आपको, ठीक है। आर्टिकल 15 में वायलेशन देखा जाता है, आर्टिकल 16 भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में देखा जा सकता है, आर्टिकल 16 भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, आपके एलजीबीटी कम्युनिटी को भी काउंट करना चाहिए। बहुत अच्छा डिसीजन था, आपने 377 हटाया था, एक अच्छा डिसीजन आपने गवर्नमेंट ने दिया था। उसके लिए फिर इनके लिए स्पेशल मतलब थर्ड जेंडर भी मेंशन किया गया था, और गवर्नमेंट इनके लिए सेम सेक्स चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ भी करके लेके आई थी। रजिस्टर्ड किया जाएगा, एक पोर्टल भी तैयार किया गया था कि हमको रजिस्टर्ड किया जाएगा। जो मेंबर कमेटी होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो रजिस्टर्ड करेगी, उनके कार्ड बनाएगी कि ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ इसमें देखी गई थी। थर्ड वेव में भी वीकर देना, सेकेंड वेव ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि वैक्सीन लग चुकी है ऑलरेडी। सेकेंड वेव से इतने लोग हार्म प्रॉब्लम आ चुकी है तो थोड़ा कम होगी। अब ये बताते हैं आपकी जो नेक्स्ट वेव है कोविड-19, आपको क्या करना चाहिए। सारी बात वही करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। टू इंपॉर्टेंट इशू है। पहला इशू है जो रिक्वायर है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको आपको इंक्रीज़ करना है। सबको पता है ये वाली बात कि जो वेरी शॉर्ट पीरियड में जो सेकंड वेव में डिमांड है, स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी डिमांड है उसको फुलफिल कर दो। बहुत कम समय है, थर्ड वेव से आप बच सकते हो। और मैं बता रहा हूँ और भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। थर्ड ने बताया रिक्वायर, आपको थिंक करना चाहिए अबाउट द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो घुमा फिरा के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी। मैं आपको बताता हूँ, हमारा हेल्थ सेक्टर 3 होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक आपका टर्सरी होता है। टर्सरी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, एम्स हो गया, सर गंगाराम हो गया, बीएल के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं। सेकेंडरी को होता है टर्सरी थोड़े छोटे और प्राइमरी से थोड़े ऊपर, वो छोटी छोटी सिटी में जो रहते हैं, सरकारी अस्पताल बोल दो या कुछ भी, तो ये सेकेंडरी में आता है। प्राइमरी बिल्कुल गाँव लेवल पे, या पीएससी बोल दो, प्राइमरी हेल्थ कुछ भी बोल दो, बिल्कुल गाँव लेवल पे। आपने देखा होगा सेकेंड वेव में प्रॉब्लम बिल्कुल रूरल एरिया तक पहुँच गई थी। अगर प्राइमरी हेल्थ केयर आपका स्ट्रांग होता तो आप बहुत बड़ी समस्या का ऑब्जर्व कर जाते, पी जाते चीज़ों को। इसकी वजह से ये स्ट्रांग नहीं था, कहीं ना कहीं बर्डन देखा गया सेकेंडरी पे और टर्सरी पे। क्योंकि अगर गांव में ही किसी को मिल जाए सुविधा तो एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगी। शहर लाने के लिए 30-30 हज़ार रुपये एम्बुलेंस वाले ले रहे थे, फिर उसके साथ 2 आदमी और आते थे, तो उससे क्या था कि हॉस्पिटल में वो साथ में घूमते रहते थे। तो हॉस्पिटल हाई मतलब कि एक तरह से आप बोल सकते हो हॉट स्पॉट थे स्प्रेडिंग के, बढ़ने के। उसके साथ में जाते तो उनको भी होता था, गांव में होता तो मतलब वहीं से सुविधा मिल जाती, कॉस्ट इफेक्टिव वे में मिल जाती। तो आपको प्राइमरी हेल्थ केयर का हमेशा जिक्र करना है, ग्राउंड लेवल पे यही सुविधा देता है। और ऐसा बोला गया है कि मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थे हमारे इंडिया में, 50 गाँव के ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ केयर है। तो आपको जो उसका रेशियो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करना है। ये सारी मैंने बात की है।
ये वाला एटीट्यूड। दूसरा जो एटीट्यूड आता है पावर ऑफ अपॉलॉजी। देखो कहा गया है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार माफ़ी मांगना है। ये हाथ जोड़ के आप माफ़ी मांग लो, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। तो पावर ऑफ अपॉलॉजी कितनी बड़ी होती है कि अपॉलॉजी बाय द कंट्री फॉर द पास्ट मिस्टेक आपने की हो, आपने किसी के साथ कुछ गलती की हो, प्लीज़ सॉरी मांग लेना। कैन इम्प्रूव द बायलैटरल ट्राई, आपकी दोस्ती बढ़ा सकते हैं। कैन हेल्प द रिकॉन्साइल विद द पास्ट, ठीक है ना, जो भी चीज़ आपने की है मेरे दोबारा उनसे जोड़ा जा सकता है। तो मैं यही बोलता हूँ कि आप ना झुको तो वो झुक जाए, वो ना झुके तो आप झुक जाओ, एक को तो झुकना ही पड़ेगा। ये आप रिलेशनशिप में भी ये चीज़ फॉलो होती है, हर चीज़ में फॉलो होती है। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, अगर एक आप ब्रिज डेवलप कर रहे हो उसको टेंसाइल मतलब उसको थोड़ी मतलब लचकदार नहीं बनाया गया, लचकदार झुकावदार नहीं बनाया गया, उसे सख्त बनाया गया तो टूट जाएगा। कभी आप किसी ब्रिज से क्रॉस करना हो हिलता रहता है, उसी वजह से वो खड़ा है। अगर उसे हार्ड बना दिया गया है ना, हार्ड मतलब कि आप सॉरी ना बोलो, हार्ड बने रहो, तो आप एक ना एक दिन टूट जाओगे। तो ये एक नेचुरल प्रिंसिपल है जो सब चीज़ पे फॉलो होता है। यही है कि आपको कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, थोड़ा आप झुकोगे थोड़ा वो झुकेगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो जर्मनी ने अपॉलॉजी किया है नाम्बिया के साथ जो उन्होंने मैसेकर किया था। आपके हीरो और नाम्बिया के पीपल थे 1904 में, 1908 में जीनोसाइड मतलब कत्लेआम किया था नॉर्मल पब्लिक का फर्स्ट टाइम, उसको फॉरबिक किया है। जो फ्रांस भी साथ था कहीं ना कहीं जर्मनी के, तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मार्कन वहाँ पे गए, ने सॉरी बोला हमने गलती की थी, हम उस चीज़ को सुधारेंगे। तो एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है चीज़ों में सॉरी बोलने के बाद, स्ट्रेंथिंग बढ़ती है रिलेशनशिप में, कंट्री की भी और इंसान की भी। रिकॉन्साइल होता है विद द पास्ट, इन सब चीज़ों को देखा जाता है, रिकॉन्साइल विद द पास्ट। तो मतलब व्हाट इज़ द राइट प्राइस टू पे फॉर जीनोसाइड। देखो अब जो हो गया उस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। जस्ट लाइक टर्की और अरबानिया का एग्जाम्पल लेते हैं कि टर्की ने क्या किया, जब वहाँ पे ऑटोनोमस एम्पायर था वर्ल्ड वॉर 1 टाइम पे, जो अर्मानियन पीपल है उनको मतलब इतने लाख पीपल उन्होंने किल कर दी, पर वो आज तक पछतावा नहीं करते इस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं फेस भी करते हैं उस चीज़ को, अपॉलॉजी नहीं करते उस चीज़ को, तो फेस भी करते हैं कि कहते हैं भगवान भी माफ़ कर देता है, तो हम तो इंसान हैं। अपॉलॉजी होनी चाहिए फॉर ए थिंग इन द पास्ट जो आपने किया है, कि आपको मतलब इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट अपॉलॉजी का मतलब क्या है, जो आपने पास्ट में किया है कि ज़िंदगी आप उसको कभी रिपीट नहीं करेंगे उस मिस्टेक को। ये भी होना चाहिए, आपने आज सॉरी बोल दिया, कल को दोबारा मिस्टेक, तो फिर एक बार गलती, 2 बार गलती नहीं होती, आदत होती है। ऐसे ही जो आपके कनेडियन प्रेसिडेंट है, एक आपका कोमागाटा मारू शिप था, ये इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ोगे मॉडर्न में, तो 1940 वो इंडियन जो यहाँ के साउथ एशिया के माइग्रेंट्स उन्हें लेके कहीं ना कहीं ब्रिटिश की जो दूसरी जो उनकी टेरिटरी थी उधर नॉर्थ अमेरिका साइड, वहाँ लेके जाता है, पर वो एंटर करने नहीं देते हैं, पोर्ट में वापस भेज देते हैं। जब वो पेट इंडिया में आता है तो वहाँ पे उनके ब्रिटिश लोग उन पर फायर कर देते हैं रिटर्न में, और डेथ हो जाती है। तो उन्होंने भी सॉरी बोला, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को देखना चाहिए, इसमें बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोग मारे जाते हैं। उसी के बाद आपका स्टार्ट हुआ था, एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ उस मूवमेंट का, मुझे याद नहीं आ रहा मूवमेंट का नाम। उसमें फिर डेवलप किया गया था, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, कहाँ पे बनाई गई थी, कनाडा में और यूएस में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ठीक है ना। वाकना उसके अंदर थे, गदर वो गदर मूवमेंट इसी के बाद इसके बदला लेने के लिए वो बनाया गया था। तो अपॉलॉजी का मतलब क्या है, अपॉलॉजी करने के लिए ना, आपको अपॉलॉजी ऐसे नहीं है कोई भी करके, उसके अंदर करेज होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए सॉरी बोलने के लिए, गुडविल होनी चाहिए, अच्छा मानसिक मतलब विचार आपके लिए उसके प्रति अच्छे होने चाहिए, कंपैशन होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी फीलिंग होनी चाहिए, तब आप अपॉलॉजी बोल पाओगे। कायर इंसान कभी माफ़ी नहीं मांगता है, हमेशा अड़ा रहता है। इट इज़ नॉट ईजी टू टास्क टू अपॉलॉजी given that one had to do so event to take a place decade even the century ago। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको अपॉलॉजी बोलना चाहिए। और जो यूनिपोलर कि मैं सबका दादा हूँ, मैं सबका बाप हूँ, वो वाली फीलिंग छोड़ के आपको मल्टीपोलर, सब इक्वल है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, चाहे वो मिलिट्री पावर में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे फाइनेंशियली वो हब हो, चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर अलोन हो, इसमें सब एक के साथ कहीं ना कहीं इंटरलिंक है। कहते हैं ना कभी कभी सुई वो काम कर जाती है जो तलवार काम नहीं करती है। तो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मोर लीडरशिप एज वेल, मतलब लीडरशिप और बढ़ेगी चीज़ों में, जो आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा, ह्यूमैनिटी, कंपैशन, बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है सॉरी बोलने से। तो सॉरी, आज आपने किसी से गलती की है तो जाके सॉरी बोल देना उससे कि मैं रिपीट नहीं करूँगा।
दूसरी जो न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट जो है वो टफ कर, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट कट कर दिया। मतलब किस चीज़ के, जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है, स्मॉल सेविंग्स रेट्स होते हैं, ठीक है ना, फिर कोई भी इनकी स्कीम होती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, उसके पॉलिसी रेट कम कर दिया। मतलब जो इंटरेस्ट मिलता था, जैसे आपने किसी स्मॉल सेविंग स्कीम में पैसा लगाया तो आपको गवर्नमेंट कुछ इंटरेस्ट देती थी, उसके पैसे कट कर दिए। एक साइड तो आप पेंडेमिक की प्रॉब्लम झेल रहे हो, आपकी इनकम नहीं है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, जो आपने पैसा लगाया हुआ था गवर्नमेंट स्कीम में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उनके रेट कट कर दिए, तो सारी प्रॉब्लम फेस मिल रही है। एक बर्डन था, दूसरा बर्डन ये आ गया। तो ये सारी चीज़ में देखी गई है। डल लेक का फ़ोटो है, बहुत प्यारा फ़ोटो है। ऐसे वहाँ पे मंडियाँ चलती हैं, जैसे हमारे यहाँ खरीदने जाते हैं ना, एक दूसरे से खरीदते हैं, तो वहाँ पे ऐसे मोल भाव करते हैं, ऐसे डल लेक में अंदर बैठ के, एक अच्छा मज़ा आता होगा, ठीक है ना। इसको कुछ नाम बोलते हैं, डल लेक के अंदर इस नाव को कुछ स्पेशल नाम दिया गया। डल लेक आप बताना कहाँ पे है और कौन सी रिवर पे डेवलप है। आगे चलते हैं। आगे ये न्यूज़ आती है न्यू आईटी रूल्स। हम इस न्यू आईटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। न्यू आईटी रूल्स है क्या, एक बार दोबारा पढ़ेंगे। फिर मोदी जी ने कल मन की बात किया है, वो आपने सुनी रखा होगा। फिर लेबनान में मतलब इकोनॉमी के ऊपर राइट चला। लेबनान कहाँ टच करता है, लेबनान के नीचे इजराइल आता है। लेबनान जो मेडिटेरियन सी से कहीं ना कहीं टच करता है, तो आपको याद रखना है लेबनान, वहाँ पे बेरूत उसकी कैपिटल, वहाँ पे एक ब्लास्ट भी हुआ था, एक्सप्लोजिव ब्लास्ट भी हुआ था कुछ ही साल पहले। फिर आती है कि न्यूक्लियर साइट में इमेज है कि IAEA के बारे में ईरान ने बोला है कि जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उनकी फ़ोटो नहीं देंगे और इजाज़त नहीं देंगे किसी को भी देखने के लिए, जब तक रिसॉल्व नहीं करते हैं आप इशू को, जब तक डील नहीं करते हैं आप। तो हम IAEA के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आपका JCPOA डील के बारे में पढ़ेंगे क्या है लास्ट में। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है, हिंदू में इतनी ही न्यूज़ थी रिलेटेड टू UPSC से रिलेटेड। हम आते हैं थोड़ा इंडियन एक्सप्रेस को और निकाल लेते हैं। अब आपको मैं सिमिलरिटी बताऊंगा न्यूज़पेपरों में और आपको पता भी लगे। फ्रंट पेपर पे कोई भी न्यूज़ काम की नहीं है। अगर आपको काम की लगे, हमारा ग्रुप है, वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं इसका जिस्ट पूरा बता दूंगा जो उसके अंदर है, ठीक है ना। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर ले। बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पे अपडेट मिलता रहता है, इवन आंसर राइटिंग का भी। तो यहाँ पे कोई भी फ्रंट पेपर पे न्यूज़ नहीं है, सेकंड पेपर पे कोई भी रिलेटेड नहीं है। दिल्ली में वेटिंग फॉर लॉन्ग स्पुतनिक वैक्सीन, टाइम लगेगा। स्पुतनिक जो है रशिया की वैक्सीन है, कि फिर जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब बनाई गई है खान लोकमान्य थे एक हॉस्पिटल में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, जैसे जीन चेंज कर रहा है ना वायरस, उसको चेक करने के लिए कौन सा वेरिएंट है, उस सब चीज़ को। मानसून इन द कैपिटल डिले अंटिल द 4 जुलाई। तो डिले होने से थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है। जो किसान आसपास हैं दिल्ली के, वो लगाए बैठे मानसून होगा, हम चीज़ों को बोएंगे। कोविड-19 के केसेस कम होने स्टार्ट हो गए हॉस्पिटल में, तो ICU बेड खाली पड़े हैं, जो सेंटर हैं कोविड के खाली हो गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वुमेन जंप फ्रॉम द सिग्नेचर पेज हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। फिर ये मॉनिटरिंग द लॉस ऑफ द स्टाफ, ड्यू प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये सारी चीज़ कि BSP इलेक्शन लड़ेगी। प्रेसिडेंट साहब अपने गांव में गए, ठीक है ना, हमारे लिए किसी काम के नहीं, अपने गांव जाएं या अपने कहीं भी जाएं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है, लिमिट ऑफ नया कश्मीर। नया कश्मीर हमने 3 दिन पहले ये हिंदू के अंदर भी आया था, तो हम इसमें देखेंगे। ये पॉलिटिकल है पूरा, तो ये पूरा पॉलिटिकल है। देखो कश्मीर की जो है पॉलिटिकल फाइट है, ठीक है ना, पर इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम देखेंगे। ये आप जाके गूगल सर्च करना, वहाँ से पढ़ें। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसमें क्या था कि एक तो स्पेशल स्टेटस आपका 370 या 35A बोल दो, उसको ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद ब्यूरिफिकेशन कर दिया गया था 2 में, एक तो लद्दाख में और एक आपका जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, पर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली है। दूसरी चीज़, तो इन सब चीज़ों को अलग कर दिया गया था, ठीक है, ये सारा था। फिर दूसरा था RCP काउंसिल का इशू आता है। दूसरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी इशू आता है, कि उसमें जो 3 देश से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए माइनॉरिटीज़ जो हैं, उसमें भी 6 कम्युनिटी आपका हो गए, हिंदू हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, उसमें सिख हो गए, आपका पारसी हो गए और जैन हो गए। इन 6 कम्युनिटियों को 1 2 3 4 5 एक और हो जाएंगे, चाहे ज्यूस हैं। इन 6 कम्युनिटियों को इंडिया में, अगर ये 2014 31 दिसंबर से पहले यहाँ पे आ गए हैं और इंडिया में 5 साल से रह रहे हैं, तो इनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी इंडिया की, इस एक्ट के अंदर है। तो अगेंस्ट उठाया कि राइट टू आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है। आप एक तरह से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो मुस्लिम को, ठीक है ना, इक्वलिटी जजमेंट नहीं दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ बात की हुई है। फिर आता है डॉरी इज़ ए ब्लैक स्पोर्ट। एक तरह से डॉरी जो है इंडिया पे एक तरह से ब्लैक स्पोर्ट तो है ही, पर ये जो बात करते हैं केरला की बात करते हैं, आप इसे नेशनल लेवल पे समझना कि ये बताते हैं केरला में केसेस कम हुए हैं 2020 से 2019 में, क्या डेथ जो हुई है हैज़ बिन लो। रिलेटेड डॉरी से डेथ भी हो जाती है ना, मर जाती हैं और लड़कियाँ क्या घर वाले देने लायक नहीं होते, जो फैमिली वाले हैं लड़की की,
वो पैसे नहीं होते, पर जो मेल वाली साइड वाले हैं, मैटरनल साइड वाले हैं, वो डिमांड करते हैं, तो वो लड़की क्या करती है उस प्रॉब्लम में आके सुसाइड कर लेती है, कुछ भी कर लेती है, या फिर जो उसके ससुराल वाला है वही से कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल दोनों प्रॉब्लम चीज़ें हैं। कुछ सोशल इंडिकेटर अगर आप इसको अच्छे कर दोगे, जैसे लिटरेसी बढ़ा दोगे, एजुकेशन प्रोवाइड कर दोगे, बर्थ रेट बढ़ा दोगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है उसको बढ़ा दोगे, तो एक लीडरशिप क्वालिटी लड़की को मिलेगी। पढ़ी लिखी लड़की है, वो कमा के भी खा सकती है। बर्थ रेट हाई होगा तो लड़कियों की उतनी सारी डिमांड, मतलब चीज़ें फेस करने को नहीं मिलेंगी। फिर यही बोलता है कि जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है और पार्लियामेंट में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है, इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे वुमेन सेंट्रिक अप्रोच आएगी, वुमेन सेंट्रिक बिल बनेंगे कि ठीक है, जो लड़कियों को चीज़ों में देखा जा सके। फिर लड़कियों को आगे आना पड़ेगा इकोनॉमिकल फ्रंट में, क्योंकि देखो अकेले ही आप जंग नहीं जीत सकते। नियर अबाउट 50% जो हमारे इंडिया में है वो लड़कियाँ हैं। अगर आप लड़कों की इकोनॉमी में लाओगे तो लड़कियों को पीछे छोड़ोगे तो इकोनॉमी आपकी डेवलप नहीं कर पाएगी, वो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, एजुकेशन लेवल भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें आपको लॉ ट्रांसपेरेंस बनाने पड़ेंगे, ईजी बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए अवेयरनेस भी देनी होगी लड़कियों को। अगर आपके साथ कहीं ना कहीं ऐसा होता है तो आपको आगे उठ के आना पड़ेगा। तो ये है। फिर वाजपेयी मनमोहन टच ये नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट ऑफ पीवी, जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उसके टाइम पे। आपको पढ़ना है तो देख लेना, मुझे नहीं अच्छा लगा। फिर सेंटर में फिक्स आपको स्टिक लॉ लाने पड़ेंगे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए। आपने देखा ना, अभी ड्रोन क्या आता है, वो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में ही आता है। तो उसमें क्या हमला हुआ हमारे एयरफोर्स स्टेशन पे, और कई जगह हमले देखे गए इन सब चीज़ों के, ठीक है ना। तो उसको आपको इनके रूल स्टिक करने पड़ेंगे ताकि चीज़ों को कम किया जा सके। फिर आता है व्हाट प्राइवेसी मीन एंड सोशल मीडिया एक्सप्लेन। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ इसमें क्या बताया गया है। देखो आईटी रूल है हमारे पास 66A और 69A। 66A को ऑलरेडी ख़त्म कर दिया गया। वो क्यों? क्योंकि ये प्राइवेसी का कहीं से वायलेशन कर रहा था। 69A को नहीं किया गया, शायद उल्टा भी हो सकता है, पर मैंने पढ़ा नहीं, ऐसे ही बता रहा हूँ। 69A को क्यों नहीं किया गया, बताया गया कि जो आपकी प्राइवेसी है ना, वो नेशनल इंटरेस्ट से बड़ी नहीं हो सकती। अगर नेशनल सिक्योरिटी कोई थ्रेट है, अगर फॉरेन टेरिटरी से कोई थ्रेट है इंडिया को, तो आपकी प्राइवेसी को वायलेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया गया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया गया था 66A को सीरियस सिंगल केस में। 2016 का ही केस है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया गया था। फिर दूसरी साइड ये क्या बोल रहे हैं, ये तो हो गया पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि ये आपका एक वायलेशन है किस चीज़ का, कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है। फ्री स्पीच आपने जैसे प्राइवेसी का एक वायलेशन है। इन सब चीज़ों को, दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी। प्राइवेसी का क्या मतलब है, नेशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है। बहुत इंस्पिरेसिंग स्टोरी है, बिल्कुल पढ़ना, पूरा अखबार ना पढ़ना, ये स्टोरी जरूर पढ़ना यूपीएससी स्टूडेंट। लेमोनेट नाउ द सब इंस्पेक्टर, एक लड़की है, स्टोरी बता देता हूँ। यार स्ट्रगल करती है, बच्चे को सर्वाइव करती है, सब चीज़ करती है, सड़कों पे सोती है, बाल कट करा देती है कि लड़के का अपीयरेंस रहे, लोग सोसाइटी में हैरस ना करें। सड़कों पे सो जाती है, कोई पहचान नहीं करता था, पढ़ लिख के अप्लाई करती है सब इंस्पेक्टर के, और सब इंस्पेक्टर बनती है। तो कहा जाता है ज़िंदगी में आप कठिनाई जो भी है, आपकी सब प्रॉब्लम जो भी हैं, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो प्रॉब्लम भी सब छोटी लगने लगती हैं। ये सारी न्यूज़ थी। ये एडिटोरियल आता है विल फूड बिकम कॉस्टलियर, ये पूरा तो आप पढ़ लेना कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ गई है इंडिया में। फूड की इन्फ्लेशन, एडिबल ऑयल होगी इतना महंगा हो गया, जस्ट डबल हो गया। सरसों का तेल जो इतना सस्ता आता था, ठीक है ना, वो इतना महंगा हो गया। मस्टर्ड ऑयल इतना महंगा हो गया। तो इसमें जो रीज़न बताए गए, 4 रीज़न बताए गए हैं। एक तो लेस प्रोडक्टिविटी। अगर आप बाहर की कंट्री देखेंगे, छोटे से एरिया में उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत है, ज़्यादा उपजाऊ करते हैं, पर इंडिया में कम है। उसके बहुत रीज़न हो सकते हैं। पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, लैंड थोड़ी वैसी है, ये प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल, इंडिया के प्राइस तो बड़े बड़े हैं, पर इंटरनेशनल मार्केट में भी आप देखेंगे तो उसके भी प्राइस बढ़ गए हैं। तो ये तीसरी जो है, ऑयल प्राइस भी इंक्रीज़ हो गए, जैसे पेट्रोल के, डीजल के जो हो गया, उनके भी प्राइस इंक्रीज़ हो गए। अब खुद बताओ, 60 रुपये होता था, अब सीधा 100 रुपये हो गया है। तो 40% के आसपास कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट देखा गया है। तो आप देखो, तो उसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का असर कहाँ पे जाएगा, वो पब्लिक के पैसों बर्डन जेब पे जाएगा। तो वो एक रीज़न है। फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उसका मिसमैच देखा जाता है। मिसमैच इन द सेंस, आपने बनाई पॉलिसी इस चीज़ के लिए, चलो आपने सोच के अच्छी बनाई, पर जब उसका ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होता है तो वो बहुत गलत होता है। उस चीज़ का आपको चेक करना होगा। तो 4 रीज़न इन्होंने यही बताया। इंटरनेशनल हो गया, फिर ये हो गया, फिर आपका फूड इन्फ्लेशन हो गया, और आगे जो देखोगे इसमें कहीं ना कहीं हम प्राइस का भी बता देंगे। ये 4 रीज़न इन्होंने यही बताया इसके अंदर। आगे चलते हैं। फिर DMCA नोटिस फॉर प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये आप खुद पढ़ना। IPR क्या होता है, विपो क्या होता है, उसके बाद आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या होता है, WTO का,
ठीक है ना, इसको आप वॉयलेट नहीं कर सकते। मैंने आपको बता दिया ये पढ़ने लायक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। फिर आपको रेसिज्म पढ़ना है तो ये पूरी स्टोरी आई है, ठीक है ना। ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर है, इन्हें पता है कि कैसे रेसिज्म को इन्होंने कितना फेस किया है, क्या किया है। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आपको पता है क्रिकेट में इन्होंने किया होगा, तो आपको देख लेना। ये हमारे साइड नहीं है, पर वेस्टर्न नेशन में ये बहुत है, गोरे कालों का भेद बहुत है। हमारे यहाँ तो वैसे ही और पंगे इतने, रिलीजन पे इतना बड़ा पंगा है, फिर रिलीजन खत्म हो जाता है तो कास्टिंग में बहुत, कास्टिज्म, तो हिंदू मुसलमान, फिर वो फिर तू जाट है, तू ये है, तू राजपूत है, ये फिर वहाँ पे स्टार्ट होता है, पता नहीं क्या है, किस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हो आप। तो ये फिर जो दूसरी न्यूज़ आती है JCPO और IA के बारे में, ईरान ने रिफ्यूज़ कर दिया इमेज देने से, वो हम तो सेम न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ आती है कि आपकी आती है क्लाइमेटिकल चेंज से हिट हुआ है जो नेटिव अमेरिकन है। अब क्लाइमेटिकल चेंज क्या कर रहा है, जो इतने ऐसे एरिया है अलास्का के अंदर, बर्फ़ के अंदर रहते हैं, अब क्लाइमेटिकल चेंज हो तो उनके घर जो है वो स्नो इग्नू टाइप के बनते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या देखा गया, उसमें भी प्रॉब्लम देखी गई है चीज़ों के अंदर। तो ये है। फिर फिस्कल पॉलिसी पे बात आई है। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। RBI ने स्टडी किया है कि कुछ फिस्कल पॉलिसी में चेंज करेंगे, कुछ हम मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करेंगे और कंडीशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इन्फ्लेशन को। तो RBI कौन सी बनाता है, RBI बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें 6 मेंबर की कमेटी होती है, डिसाइडेड करती है आपके सारे रेट, रेपो रेट हो गया, रिजर्व रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, और भी सारे रेट जो होते हैं। तो 3 मेंबर इसमें RBI के होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं। गवर्नमेंट में कैसे बनते हैं, उसके लिए सिलेक्टेड कमेटी होती है, वो चूज़ करती है 3 मेंबर को। अगर एक बार मेंबर बन गया तो दोबारा रीअपॉइंटेड नहीं होता। और RBI एक्ट में जो मॉनेटरी पॉलिसी मेंशन है, 1934 का जो RBI एक्ट है उसके अंदर मेंशन है, मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट कमेटी होती है इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए। फिर यहाँ FPI का है, तो आपको FPI और FDI में डिफरेंस पढ़ना है। FDI की होता है ग्रीन और ब्राउन फील्ड में इन्वेस्टमेंट करती हैं। FPI का होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं, ये शेयर भी खरीदते हैं, थोड़े खतरनाक होते हैं। तो इंडिया में FPI बढ़ गई है, FPI बढ़ गई है, ठीक है। थोड़े खतरनाक है, कभी भी मार्केट से छोड़ के जा सकते हैं, पर ये इन्होंने ग्रीन फील्ड में इन्वेस्ट किया FDI वालों ने, तो ये कैसे छोड़ेंगे, इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, आप जाके इसके बारे में पढ़ लेना। फिर आगे की न्यूज़ आ जाती है स्पोर्ट्स की, हम नहीं पढ़ेंगे, पर आप स्पोर्ट्स न्यूज़ पे ध्यान रखो क्योंकि ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं। कल का न्यूज़पेपर देखोगे, ऐसे ऐसे खिलाड़ियों के उसमें नाम है जो आपको याद रखने हैं। वन वर्ड SSC के लिए आपको याद रखने हैं, ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो फर्स्ट बार, पहली बार, देखो ये आ गया ना, या आपका श्री हरि नटराज है, इन्होंने मतलब कि क्लियर किया है एक जो टाइम ट्रैवल है फीना का उसका, और ये पहले ऐसे इंडियन है जिनको फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया है, तो आपको याद रखना है। तो कल भी नाम था शायद एक स्विमर का, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ हमारे इनके लिए थोड़ा ऊपर से देखते रहना। मैं आता हूँ अपने नोट्स पर, जो मैं आपको बताने वाला था, और चीज़ों से रिलेटेड, सब चीज़ों से रिलेटेड हमने ये पढ़ लिया था। दूसरी न्यूज़ आती है IAEA के बारे में, एक एटॉमिक पीस के लिए था कि एटम का यूज़ आप न्यूक्लियर का यूज़ पीस चीज़ के लिए करो। 1957 में इसको बनाया गया था यूनाइटेड नेशन फैमिली के अंदर। रिपोर्ट करता है दोनों को, UNGA को और सिक्योरिटी काउंसिल को, दोनों को रिपोर्ट करता है। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में, आप पढ़ते भी होंगे वियना कन्वेंशन, ये इन्वायरमेंट के लिए भी है और ये इस चीज़ के लिए वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन क्या बोलती है, आपको एनरिचमेंट नहीं करना है, किस चीज़ का, न्यूक्लियर का या यूरेनियम का। एनरिचमेंट आप करोगे ना, आपको 3 से 4% के बीच में रखना है, आपको एनरिचमेंट उसको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अगर आप एनरिचमेंट करोगे उसे 50 और 80% तक एनरिचमेंट कर दोगे तो वो न्यूक्लियर वेपन बन जाता है। तो उसको चेक करता है कौन, IAEA। तो वियना कन्वेंशन यही बोलती है। इसके कुछ वर्किंग मेंबर भी हैं, मल्टीपल पार्टनर हैं इसके अंदर। तो ठीक है, पीस यूज़ करना है आपको न्यूक्लियर का, और ठीक है ना, आपको किसी चीज़ के लिए, उसे आर्म्स के लिए या मिलिट्री पर्पस के लिए ये बोलते हैं, उस चीज़ के लिए प्रमोट नहीं करना। इसकी कुछ बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, 22 मेंबर होते हैं, ठीक है ना, इलेक्टेड कॉन्फ्रेंस। तो ये आपको याद रखना है, एटलीस्ट 10 मेंबर नॉमिनेटेड बाय ऑनगोइंग बोर्ड। फंक्शन क्या होते हैं, वही सब चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल होता है कि कैसा अपने बजट रखना है, एक्टिविटीज़ का रिस्पॉन्सिबल, पब्लिशिंग, IAEA स्टैंडर्ड, इन सब चीज़ों को चेक करना। ये कुछ प्रोग्राम भी चलाता है, जैसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ कैंसर थेरेपी के, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड, वाटर अवेलेबिलिटी जो इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट है, या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर। ये क्यों है कि देखो, जिनको मतलब इससे क्या होता है, रेडिएशन निकलती है, उससे लोगों को कैंसर हो जाता है, तो उनको ठीक करने के लिए चलाता है। हेल्थ के प्रोग्राम चलाता है, क्योंकि और बीमारी भी आती हैं साथ साथ, उसके प्रोग्राम चलाता है। इन्हेंस करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, मतलब आपको इनरिचमेंट करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, उस पानी की क्वालिटी को मतलब ठीक करना। फिर जो आपको जो न्यूक्लियर का आपको यूज़ करो एक इनोवेटिव चीज़ के लिए, बिजली बनाने के लिए यूज़ करो, तो इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं, इनोवेटिव आइडिया कैसे कर सकते हैं। फिर JCPO क्या है, ये 2015 में डील हुई थी, ठीक है ना, P5 नेशन जो परमानेंट 5 नेशन है आपके,
सिक्योरिटी काउंसिल की और प्लस जर्मनी के बीच में कि हम आपको यूरेनियम प्रोवाइड करेंगे। किसको ईरान को। पर आपको यूरेनियम पे हम नज़र भी रखेंगे, ठीक है ना, नज़र भी रखेंगे। आप उसके लिए पीस काम के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। तो डील हुई थी, फिर ट्रंप ने 2018-19 में इसको रोक दिया था। ओबामा जी ने बोला ठीक है, फिर दोबारा बाइडन ने बोला हम इस पर बात करेंगे। तो सारी बात इसी पे यही है। P5+1+1 का EU आएगा। ये सारे नेशन है कि मेंटेनेंस रखना था, आपको डिप्लॉय करना था सिविलियन बेसिस के लिए, नॉट मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना था, ये सब चीज़ों के। तो ये सारी डील हुई थी। कंसर्न्स क्या है? एक वही कंसर्न्स है। एक तो ईरान का वो कासिम सुलेमानी को, मतलब जो अमेरिका ने वो स्ट्राइक में मार दिया था, ये सब चीज़ें। फिर ये नॉर्थ कोरिया, मतलब सेंक्शन लगा दिए थे इनके ऊपर, नॉर्थ कोरिया जैसे। तो इस सारी डील पे बात हो गई है। पर इंडिया का क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो US और ईरान की है, इंडिया पे फ़र्क पड़ता है। अगर सैंक्शन रिमूव होते हैं, सैंक्शन लगे ना काटसा के ईरान के ऊपर, अगर वो रिमूव होते हैं तो इंडिया का इंटरेस्ट जो चाबार पोर्ट डेवलप करने का वो बढ़ेगा। बंदर अब्बास जो पोर्ट है उसको डेवलप करेंगे, हमारा बढ़ेगा। तो हम कहीं ना ऐसे ही हम काउंटर कर सकते हैं। जो चाइना बना रहा है अपना पाकिस्तान के अंदर ग्वादरा पोर्ट को हम काउंटर कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उसके जस्ट पास में ही है चाबार पोर्ट, मैप में देखना। और रिस्टोरेशन से क्या होगा? टाई विद US और ईरान के बीच में टाई बढ़ेंगे, रिस्टोरेशन हो जाएगी, तो हेल्प मिलेगी इंडिया को प्रिक्योर करने में, ईरान से चीप ऑयल खरीदने में, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। और ईरान जो है ना वो सेंट्रल एशिया में आता है, तो वहाँ पे शांति रहेगी ना, तो आसपास के नेशन में भी शांति रहेगी, इंडिया को फ़ायदा होगा। फिर हम जो लास्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स। ये रूल्स आए थे फरवरी में, रूल्स आए थे। आपको 22 मई तक इनको पूरा फुलफिल करके लागू करना था, ठीक है। क्यों लेके आए थे? कि सेक्सुअल वायलेंस ऑफेंसिव देखे जा रहे थे चीज़ें, वो पोर्नोग्राफी टाइप चीज़ें चल रही थी, वो सब चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। कहने की बात तो यही बोला इन्होंने, पर मेन बात थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो वर्क कर रहे थे उन सब चीज़ों को। 2018 सुप्रीम कोर्ट ने बोल चुका था आपको गाइडलाइन लानी है, कैसी वीडियो देखनी है, पोर्नोग्राफी को कम करना है, इन सब चीज़ों को कम करना है जो प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाता है खुलेआम। तो सब चीज़ के लिए 2018 में एक एडहॉक कमेटी बनाई गई राज्यसभा की, सब चीज़ों पर बात की गई, इन चीज़ को दिया गया, कुछ रिकमेंडेशन दी, उसके बाद न्यू गाइडलाइंस को बनाया गया। अब ये गाइडलाइंस किस चीज़ के ना, सोशल मीडिया के इंटरमीडिएट है। 2 टाइप के होते हैं, तो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरप्रेस होते हैं। इन सब चीज़ों के बनाए गए ये सारे प्रोग्राम है, ये आप पढ़ लेना, मोटी मोटी चीज़ें हैं, ये कुछ रिपीटली नहीं है, पर मैं उसके बारे में बताऊँगा इनके अंदर है क्या। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स, इन द केस ऑफ ड्यू, आपके डीजल इंसिडेंट नॉट फॉलो बाय द इंटरमीडिएट, मतलब वो कोई चीज़ फॉलो नहीं करते हैं, सेफ हार्बर प्रोवाइड नहीं करवाते हैं अपनी चीज़ों को, तो उसके लिए रूल बनाए गए हैं। मैंडेटरी आपको कोई ग्रीवेंस रेसिडल मैकेनिज्म बनाना है, ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंटेड करना है, ठीक है ना, जो इंडिया का ही ऑफिसर हो। एक तो नोडल ऑफिसर हो, एक ग्रीवियंस ऑफिसर हो। नोडल ऑफिसर, ग्रीवियंस ऑफिसर क्या करेगा? वो कनेक्टेड रहे, ग्रीवियंस कमिश्नर भी बोल सकते हैं, वो कनेक्टेड रहेगा मिनिस्ट्री के साथ, जो मिनिस्ट्री से गाइडलाइन देगी। नोडल ऑफिसर आपकी सुनेगा, आप कोई कंप्लेन करते हैं तो आपको 24 आवर में उसे रिप्लाई करना है, 15 दिन में रिसॉल्व करनी है, ठीक है। उस सब चीज़ को चेक करने के लिए इंश्योर करना है ऑनलाइन जो आपकी स्टडी डिग्निटी है ऑफ द यूज़र की वो मेंटेन रहे, ठीक है, उसको हार्म होता है उस चीज़ को चेक करना है। और जो मिनिस्ट्री के साथ रहेगा चीफ कंप्लेन ऑफिसर, ठीक है, नोडल कॉन्टैक्ट में रहेगा, और ये सब मिनिस्ट्री के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। बस आपको ग्रीवियंस में रखना है चीज़ों को। और जो मेन चीज़ है आपको इसमें जो बताई गई है न्यू गाइडलाइंस है, ओवर द टॉप जो आपके नेटफ्लिक्स हो गया, इन सब चीज़ों के लिए गाइडलाइंस है। थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, आप डायरेक्टली पढ़ लेना। और जो आपका सर्टिफिकेट है, आप कोई प्रोग्राम लेके आए हो तो उसे मिलेंगे यूनिवर्सल, कोई भी देख सकता है इसे, अंडर मतलब 7 से प्लस वाले देख सकते हैं, 13 से प्लस वाले देख सकते हैं। तो इतने टाइप के सर्टिफिकेट आपको देने हैं कि ये एडल्ट ही देख सकते हैं 18 से प्लस वाले, तो इस टाइप के आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाने, ताकि चीज़ों से बचा रह चुके ऐसी चीज़ ना। 3 लेवल का ग्रीवियंस मैकेनिज्म होगा। एक तो आप सेल्फ रेगुलेशन वाला रखोगे, अगर कोई कंप्लेन करता है तो आपका ही पोर्टल जो है, ऐसे मैं नेटफ्लिक्स को कंप्लेंट डालता हूँ तो उनका ही पोर्टल सुने और वही मेरी ग्रीवियंस को सॉल्व किया जाए, 15 दिन के अंदर उस ग्रीवियंस को सॉल्व किया जाए। अगर नहीं करते हैं फिर एक सेल्फ रेगुलेटिंग वाला होगा, जो मतलब एक तरीके से जो बॉडी होगी क्या होगी, शुड बी रजिस्टर्ड देम विद द मिनिस्ट्री के सामने उस ब्रॉडकास्ट रजिस्टर्ड करना होगा। कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, वो उसके ऊपर होगी बॉडी, अगर आपकी पर्सनली नहीं सुनते हैं, या हाई कोर्ट का कोई जज होगा उसके अंदर वो बैठेगा, 6 मेंबर बॉडी होगी, वो सॉल्व करेगी, उसके कोड ऑफ एथिक्स होंगे, सब चीज़ को वो चेक करेगी। अगर ये भी नहीं सुनते हैं तो फिर ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाया गया 3 लेवल का, तो 3 टायर आपको ग्रीवियंस मैकेनिज्म दिया गया। ये मिनिस्ट्री के अंदर ही होगी कमेटी, जो मिनिस्ट्री आपकी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट उसी के अंदर होगी, वही सब कुछ देखेंगे।
आपकी डिपार्टमेंटल कमेटी हुई जो ग्रीवेंस को सुनेगी। तो पहले तो वो पोर्टल वाले ही, दूसरे फिर थोड़ा ऊपर लेवल पे इसमें जज वज होंगे, तीसरे पे मिनिस्ट्री चेक करेगी। तो 3 लेवल का मैकेनिज्म आपको दिया गया है। फिर मैंने आपको बताया वो सर्टिफिकेट दिए गए। कंसर्न्स क्या है कि आप पीपल को मतलब सॉफ्ट टच मॉनिटरिंग करना, ये सब चीज़ों को देखा गया। फिर प्रॉब्लम कहाँ की पुट्टा स्वामी का जो केस था कि प्राइवेसी का वायलेशन है, आप चेक करोगे कि एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन ब्रेक करने के लिए बोला है, कहाँ से जनरेट हो रहा है मैसेज, आप बताओ कि कैसे फेक मैसेज जनरेट हो रहा है। इन सब चीज़ों को देखा गया एक तरह से, ये सारी कुछ इसमें चीज़ है। फिर डिसॉल्व ऑफ मैं पढ़ा चुका हूँ। इतनी ही न्यूज़ थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि इस चीज़ के लिए टाइम भी लगता है, पावर भी लगती है सिंपल वे को समझाने में, और मैं इंकरेज मिलता है। अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मुझे पढ़ाने में जोश मिलता है, तो उस चीज़ में अच्छा पढ़ पाऊँगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।